गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 356 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट नहीं है। कौन सा अधिनियम चार्टर अधिनियम नहीं है इसमें। 1833 का अधिनियम चार्टर अधिनियम है। 1813 का अधिनियम चार्टर अधिनियम है। इसके अलावा 1853 का अधिनियम भी चार्टर अधिनियम है। 1793 का अधिनियम चार्टर अधिनियम है, लेकिन 1784 का अधिनियम चार्टर अधिनियम नहीं है। यह है पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। 1786 एवं 1857 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 प्रमुख चार्टर, ये जो ऊपर दिए गए हैं, ये अधिनियमित यानी पारित किए। उपरोक्त चार्टर अधिनियम जो है 20-20 वर्ष के अंतराल पर पारित किए गए। अब आप 1793 से 1813 का गैप देख सकते हो, 13 से 33 का देख सकते हो, 33 से 53, ठीक है, 20-20 वर्ष के समय अंतराल में। इन्हें चार्टर अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिनियमों के द्वारा कंपनी की आज्ञा पत्र अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध, कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए 20-20 वर्षों में। और किस चार्टर में क्या क्या हुआ उसके ऊपर भी सवाल हम बना ही रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर बी। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक अधिकारों को पृथक कर दिया गया। व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंप दिया गया, जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। ठीक है, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया, व्यापारिक और राजनीतिक। ठीक है, अब व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दोनों अलग अलग थे। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चार सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये किस अधिनियम के तहत की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। थोड़ा सा प्रश्न ऊपर अधूरा रह गया। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। अब इस 4 सदस्य को 3 सदस्य, ठीक है, इस 4 सदस्य कार्यकारी परिषद को घटाकर 3 सदस्य कार्यकारी परिषद किस अधिनियम के तहत बनाया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर जो है वो 3 कर दी गई। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इस विधेयक को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है क्या। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था और भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है और इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये चौथा वाला गलत है।
ऐसा कुछ नहीं है कि देसी रियासतों में उस समय जो प्रचलित कानून थे वो संविधान में आए हैं। गलत है डी। तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो भारत का विस्तार एवं उसकी विविधता। भारत एक बड़ा और विविधता वाला देश है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है भारत के संविधान पर, क्योंकि यह अधिनियम बहुत अधिक विस्तृत था और भारत संविधान सभा में जो है कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, ना कि देसी रियासतों का कानून लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्रियम्बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है? तो पहला है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यह संविधान का अंग नहीं है। इसका संशोधन केवल एक बार किया गया है। बिल्कुल, इसका संशोधन एक बार किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्द थे। पहला भी सही है, ये भी सही है, और उसके ऊपर प्रश्न बनाएंगे, आगे पूछेंगे। यह संविधान का अंग नहीं है, गलत है, संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग बनाया इसको, ठीक है। केशवानंद भारती बाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल में। तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका यानी प्रियम्बल को भारतीय संविधान का अंग माना गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबाड़ी संघ मामला जो 1960 का था, उसमें जो उसने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इसके बाद अपने ही निर्णय को बदलते हुए या पलटते हुए या स्वीकार करते हुए एक और मामला आया 13 साल के बाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का, ठीक है। इसमें व्यवस्था दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का ही अंग है, ठीक है। और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन आप इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते, ऐसे ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उद्देशिका या प्रस्तावना गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है, न्यायिक है? सबसे पहले अमेरिकी संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। हम पहले टेस्ट में चर्चा कर चुके हैं, मतलब पुराने में, कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो कौन से संविधान से लिया गया है। ये पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में। तो गलत तो कोई है नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, सारे के सारे सही हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त सारे के सारे सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो यही वो संविधान संशोधन है जिसमें प्रस्तावना में पहली बार केवल अभी तक एक ही संशोधन हुआ है। संशोधन क्या है? प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या अखंडता। पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष भी लिखा जा सकता है, तो एक ही बात है। और ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। तो केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसमें निहित मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका या इस प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है भाई? भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? संसद? नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट? नहीं, ये तो रक्षक है। मंत्रिपरिषद नहीं है, आप लोग, भारत की जनता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल या उद्देशिका जो है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, अगर आपने पढ़ा होगा संविधान, तो जो यह बतलाती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति को बतलाता है, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है क्या? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटाकर 18 की थी या 25 से 18 की थी? 21 से 18 की थी, ठीक है। पहला वाला भी करेक्ट है। मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, दोनों के दोनों करेक्ट है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उपबंध किया गया है। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हैं तो वोट दे सकते हैं। एक संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत 1989 में मतदान अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ग्राम पंचायत के चुनाव में भी मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। और अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। ठीक है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। क्या सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है या नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है? भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को ही स्वीकार किया गया है। करेक्ट है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है, या राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है, पहला वाला भी करेक्ट है। ये सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा जो है माना है। संविधान के आधारभूत ढांचे का विचार केशवानंद भारती मामले में ही दिया गया है। राज्य का अपना जो है कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है एवं सभी धर्मों का संरक्षण करता है। भारत का समाज, ठीक है, भारत का समाज जो है वो बहुधर्मवादी है, इसलिए भारत का संविधान सभी धर्मों का जो है समान आदर या सम्मान करता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को नहीं अपनाया गया है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा जो है वो नकारात्मक है। धर्म जो है वो राजनीति को पूर्णतः पृथक मानता है। ठीक है, भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। तो ये याद रखना, भारत के अंदर पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है, नकारात्मक अवधारणा को नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न ऐड किए गए थे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी के आगे से कंटिन्यू किया हमने। ठीक है, संवैधानिक विकास कंप्लीट हो गया है, जितने ये प्रश्न उससे बने वो बना दिए। अब हम चलेंगे अपने, अब जैसे प्रियम्बल हो गई, इसके बाद मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मतलब वो प्रश्न भी आएंगे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जिन पे के ऊपर टेस्ट बन गया है। क्योंकि एक तरह से हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, थोड़ा तीव्र गति से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।